नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ मैं हूं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। जम्मू में सर्वदलीय बैठक आज। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है ये बैठक। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर बैठक की तो चर्चा होना ही है, साथ ही साथ जेके, एसएसबी और एप्टेक के खिलाफ प्रदर्शन पर भी इसमें चर्चा संभव है। अहम बात कि कई पार्टियां इस बैठक में शामिल नहीं हैं, जिसमें डीपीएपी भी इस बैठक में शिरकत नहीं करेगी। तो जम्मू में सर्वदलीय बैठक आज। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बैठक बुलाई है। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर बैठक में चर्चा संभव है। जेके, एसएसबी, एप्टेक के खिलाफ प्रदर्शन पर भी चर्चा जो है वो संभव है। और जिस तरह से हमारे साथी लगातार सुबह से इस अहम खबर पर अपडेट दे रहे हैं, उनके मुताबिक ये 3 बजे ये बैठक होना है। और कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल होंगी, क्या कुछ अहम इश्यूज रहने वाले हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह से ये बैठक जो है वो लेकर दूसरी पार्टियों का रुख है, उन तमाम चीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। तो ऑल पार्टी मीट आज जम्मू में है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बैठक बुलाई है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी इस बैठक में शिरकत नहीं करेगी। साथ ही साथ कई और पार्टियां हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। तो जम्मू में सर्वदलीय बैठक आज होना है 3 बजे। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 3 बजे ये बैठक होना है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बैठक बुलाई है। लगातार सुबह से इस खबर पर हम बने हुए हैं। कई अहम मुद्दे जो हैं इस बैठक में ज़ेर गौर आएंगे और साथ ही साथ किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जाए, वो भी इस बैठक में उस पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये अहम बैठक इसको माना जा रहा है। सियासी हलकों में इस बैठक को लेकर काफी चर्चा की जा रही है और इसी पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हम देख रहे हैं कि कई मामलों को लेकर जो वहां की जो इलाकाई सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारियों में नजर आ रही हैं और उसी को लेकर बाकायदा रणनीति जो है वो इस बैठक में भी तैयार की जाएगी। तो जम्मू में सर्वदलीय बैठक आज। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारियों में ये पार्टियां नजर आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे ब्रेकिंग एट 10 में बैठक जो होने वाली है कितने बजे तक होगी, क्या इसमें अहम इश्यूज रहने वाले हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल नहीं होंगी? देखिए हिना, ये बैठक जो है ये 3 बजे का टाइम दिया गया है कि 3 बजे शुरू होगी। फारूक अब्दुल्ला जो है उनकी रेजिडेंस पे जम्मू में, वहां इस पे जो पार्टियां शामिल होने के लिए आ रही हैं उनमें पीडीपी, कांग्रेस और कुछ और अन्य पार्टियां हैं, जैसे सीपीआईएम है, वो शिवसेना है, उसके शामिल होने की ये कहा जाता है कि वो शामिल होंगी। जहां तक एजेंडे का ताल्लुक है, जैसा कि हम कल से कह रहे हैं, पार्टी जिस तरह की ये मीटिंग बुलाई गई थी उसमें एजेंडे के बारे में खास कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो खास मुद्दे आजकल जो चर्चा में है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो या इविक्शन का मामला हो या जिस तरह से एसएसआरबी का जो मामला था, हालांकि उसमें कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया है कि जो कंपनी हायर की गई है वो एग्जाम ले सकती है। तो इस तरह के मामले इसमें जो है उस पर डिस्कशन हो सकते हैं। चूंकि सियासी जमातें मिल रही है तो जाहिर है कि जब जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सियासी जमातों का वो ये है कि इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, तो वो भी मुद्दा इस मीटिंग में जेर बहस आ सकता है। और जहां तक आपने ये पूछा कि कौन सी जमातें इसमें शामिल नहीं हो रही हैं, 3 मुख्य जमातें जो है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगी। हालांकि उनका एक
अलग मत था कि क्यों उसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं। उनका ये कहना था कई पार्टियों का कि पहले उनके साथ वो एजेंडा जो मीटिंग का है वो शेयर नहीं किया गया, अगर एजेंडा ही शेयर नहीं किया गया तो वो कैसे इस मीटिंग में शामिल हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि जिसको ऑल पार्टी मीटिंग का नाम दिया गया था, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अब भी बटी हुई है, एक पेज पर नहीं है। जो अगर तीन पार्टियां उससे अलग है जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, तो उसका साफ ये मतलब है कि ये पार्टियां एक साथ नहीं है। अब ये देखना होगा कि 3 बजे जब ये मीटिंग करेंगे तो उसके बाद मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया के साथ जब बात करेंगे तो उसमें क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात जी है ना। जी मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर हर पार्टी जो है, इलाकाई जो पार्टियां हैं खासतौर पर इस मीटिंग में जो शामिल होने वाली कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन भी तलाश रही हैं। आज की ये मीटिंग इन मायनों में भी अहम है कि कई ऐसे अहम इश्यूज हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में आजकल जिनको लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो ऐसे माहौल में इस मीटिंग का इनेकाद करना कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना भी हो सकता है। किस तरह से सियासी तज्जिए निगार के तौर पर आप इसको देखेंगे सर? देखिए, ये जो मीटिंग है, सियासी जमातें जो है, सियासी जमातें कोशिश तो लगातार ये कर रही है कि वो सरकार को घेरे, क्योंकि सियासी जमातों का ये काम होता है कि जो भी अगर कोई सियासी जमात इक़्तिदार में है और उसकी जो बाकी जो अपोजिशन में बैठी हुई है, तो हमने देखा भी चाहे कोई भी स्टेट हो या कौमी सतह पर भी देखा जाए तो जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कोशिश करके सरकार को घेर देती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी सियासी जमात, कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर अभी एलजी का शासन चल रहा है, यानी ये डायरेक्ट कंट्रोल है मरकजी सरकार का। तो यही वजह है कि जो ये इलाकाई सियासी पार्टियां हैं जिनकी आज मीटिंग है, वो भी ये कोशिश कर रही है लगातार कि वो सरकार पर दबाव बनाए रखे और साथ ही अवाम में ये मैसेज दे दें कि वो लोगों के साथ है, वो लोगों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो लोगों के मुद्दों पर मिल रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे जिनके मुताबिक जो वो कहते हैं कि लोगों को परेशानियां दरपेश है। या खासतौर पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं सबकी सब कूद पड़ी है, जिनमें बीजेपी तक भी शामिल है। वो भी ये कहते हैं कि हाँ, ये एक टैक्स अगर लगाना है तो उसमें लोगों से सलाह मशवरा जाना चाहिए और उसके बाद भी देखना चाहिए। और बाकी की जो सियासी जमातें हैं वो सरयन इसको नकार रही हैं और ये कह रही हैं कि ये टैक्स अभी नहीं लगाना चाहिए, ये फैसला जो है चुनी हुई सरकार पे छोड़ना चाहिए था। यानी कोशिश इन सियासी जमातों की ये है कि वो लोगों को ये एहसास दिलाएं कि वो उनके हित की बात करें, वो उनके मुद्दों की बात करें, ताकि उनकी जो जमीन है, जो जहां उनका वोटर है, जहां उनकी अपनी बेस है, उसको पक्का किया जाए। जी मनोज जी, जो पार्टियां इसमें शामिल नहीं हो रही हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मौकफ है, वो क्यों इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रही, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? देखिए, इस बारे में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ जमातों का ये कहना है कि जब ये मीटिंग बुलाई गई है उससे पहले एक एजेंडा बताना चाहिए था और सब पार्टियों को दावत जब भेजते उसके साथ साथ वो एजेंडा भी उनके साथ शेयर करना चाहिए था। ये कुछ सियासी जमातों का कहना है। कुछ सियासी जमातें ये कहती हैं कि ये जो मीटिंग है ये पीएचडी वाली जो जमातें हैं उन्हीं की मीटिंग है, हम उनसे ज्यादा करीब रहे नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले पीएचडी का हिस्सा थी, उसके बाद उन्होंने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो अब वो ये कहते हैं कि अगर पीएचडी की मीटिंग वो पहले ही पीएचडी से अलग है तो वो इसमें शिरकत क्यों करेंगे। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि एक एजेंडा तय नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात है या बाकी मुद्दों की बात है तो उनका सीधा ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपने इसमें इक़्तिदार में थी तो उस वक्त उन्होंने भी इसी तरह की जो है कोशिशें की थी, तो इसलिए उनका कोई मतलब नहीं बनता कि इस मीटिंग में शामिल हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ ये देखा जा रहा है कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज है वो भी एक पेज पर नहीं, हालांकि जितनी भी पार्टीज है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और इस अहम बैठक के ताल्लुक से लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्या कुछ निकल सामने आता है और जिस तरह से आपने बताया कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है जम्मू बंद के ताल्लुक से। जी हां, ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर जम्मू बंद के ताल्लुक से। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज इसका आह्वान किया है। जम्मू में बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट और
निजी गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन बाजार बंद है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के यहाँ पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और बाजार का हाल लगातार तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह जब हम बात कर रहे थे साथी रजत और राजन से, तो दोनों का ये कहना था, क्योंकि अभी उस वक्त सुबह सुबह का वक्त था तो कम ही दुकानें जो थी वो खुली हुई थी और असल जो हाल है वो अब इस वक्त सड़कों का नजर आएगा जब ज्यादातर बाजारों का हाल जो है, तस्वीरें वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि जम्मू बंद का क्या कुछ हाल है, लोगों का क्या कुछ कहना है और इस वक्त क्या कुछ हाल है, इस पर खास हमारी नजर बनी हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते जो आंशिक इसका इम्पैक्ट है वही जम्मू में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कई अन्य दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, वो सब खुली हुई है। ट्रांसपोर्ट जो है आम दिनों की तरह आप देख सकते हैं सड़कों पे चलता हुआ दिखाई देगा और जो लोग हैं, जो आवाजाही जो आम दिनों में दिखाई देती है वो अभी दिखाई दे रही है। हालांकि चैम्बर के साथ कई सामाजिक और जो अन्य संगठन हैं, जो जिसमें कई सियासी संगठन भी हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अब जो है देखना होगा कि किस हद तक वो जम्मू के लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो बंद है उसको अपना सपोर्ट देते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपने को जाते हैं लोग, वो सुबह सुबह जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ कई अन्य दुकानें भी खुली हैं। लेकिन अभी हम जैसे विनायक बाजार में मैं मौजूद हूं, ये जीवल चौक का इलाका है, काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है और इस व्यस्त इलाके में आप देख सकते हैं जो लोग हैं, हालांकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर दुकानें बंद करके खड़े हुए हैं। वो इसी बात के वेट में हैं कि कहीं चैम्बर या उसके अन्य संगठन जो हैं वो दुकानें बंद करवाने ना आए यहाँ पे। तो इसके चलते हुए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं, जो सुबह सुबह सब्जी चाहिए होती है लोगों को या सुबह सुबह लोगों को जो फल चाहिए होते हैं, उसके लिए कई खुली हैं और लोगों को वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हैं अभी सुबह। और ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी अभी लोगों के लिए मुहैया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हालांकि आज लोगों को अभी तक दिखाई दी है, जिससे कि हम कह सके कि यहाँ पे जो बंद का जो फुल इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मेटाडोर्स, उसमें पैसेंजर्स भी हैं, आम दिनों की आवाजाही जो है वो जम्मू में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स पे भी जो दुकानदार हैं उनकी भी राय बटी हुई है। कुछ दुकानदार चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए ताकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं, कई शॉपकीपर्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है और चाहते हैं वो इस बंद को समर्थन दें। और जो आगे बढ़ेगा तब देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट हो पाता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे दो साथी मौजूद रहेंगे, रजत वोहरा और राजन वैद। सीधे हम पहले रुख करेंगे रजत वोहरा का। रजत, अब चूंकि 10 बजने का वक्त हो चुका है, तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर होना शुरू हो गई होगी। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बंद के ताल्लुक से अभी क्या कुछ आपके पास जानकारी है? तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल हीना, जिस तरह से सुबह हमने देखा था मार्केट जो है थे वो अमूमन जो है वो जिस तरह से 10-11 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो वही देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इस समय गांधीनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर लगातार लोगों की जो आवाजाही है वो चल रही है। जो बड़े शोरूम से लेकर जो दुकानें हैं, बाजार है, वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। लोग जो है वो अपने कामकाज में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जहां तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें वो तो निकले ही हैं सुबह से, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज भी सभी घरों से निकले हुए हैं। ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चल रहा है, लोग अपने कामों को जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सीबीएसई के भी कुछ एग्जाम जो चल रहे हैं, उसको देखते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पहले ही कहा था कि इन सारी चीजों को देखते हुए हम जो है जम्मू बंद फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। बट एक असर की अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा असर जम्मू बंद का देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल कुछ बाजार जो हैं वो सपोर्ट में जरूर हैं, बट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सपोर्ट में नहीं है। कुछ और जो मार्केट के लोग हैं, क्योंकि ट्रेडर फेडरेशन जो जम्मू वेयर हाउस का है, नेहरू मार्केट का सबसे बड़ी अनाज मंडी जिसे जम्मू की कहा जाता है, उसने अभी तक अपनी पिक्चर क्लियर नहीं की है। वहां पर भी हमने देखा कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, और हो सकता है कि 12 बजे के बाद वहां और भी दुकानें खुलें। तो जो दिन बढ़ता जाएगा उस तरह से जो रिएक्शंस हैं वो सामने आएंगे। हालांकि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स
इंडस्ट्रीज ने कल मार्केट का दौरा करते हुए लोगों से ये कहा था, आह्वान किया था कि आप सब जो है दुकानें बंद रखिएगा ताकि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें हम सब जो है मिलकर सपोर्ट कर सकें। पर अभी भी हम जीवल का भी बात करें या परेड की भी बात करें तो सब जगह मिला जुला असर है। वहीं 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं और जो उनकी टीम है वो पूरी तरह से प्रदर्शन भी करेगी और फिर ये देखना होगा कि उनका आगे क्या कुछ रुख जो है वो इसको लेकर निकलता है। बिल्कुल रजत, और लगातार ये तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और साथी राजन वैद। राजन, सुबह जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है तस्वीर उतनी क्लियर नहीं थी, यही अभी हमने रजत से बोला है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कहां पर आप मौजूद हैं और जम्मू बंद के ताल्लुक से बाजारों की क्या कुछ सूरत हाल है। अजी हीना, मैं आपको बता दूं जैसे कि सुबह के हालात है, अब लगभग जो है काफी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और लेकिन हालांकि दुकानें बंद हैं। मैं भी पौष इलाके गांधीनगर में मौजूद हूं और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी शोरूम है, दुकानें हैं, वो सब बंद हैं यहाँ पे। और जब लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो दुकानों में काम करते हैं वो आए हुए हैं, वो दुकानों के अंदर हैं, मौजूद हैं और इसी बात के इंतजार में है कि दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक दुकानें हैं वो बंद हैं और लेकिन जो ट्रैफिक है, जो आवाजाही है वो आम दिनों की तरह ही है। और जो खास प्राइवेट ऑफिस हैं, ये जितने भी ऑफिस हैं वो सब खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हुए हैं, लोग दफ्तर जाते हुए हमें दिखाई दिए। जो माता वैष्णो देवी के सैलानी यहाँ पे आते हैं, बड़ी बात यह है हिना कि उनको कोई दिक्कत नहीं पेश आई है आज, क्योंकि आज उनको जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल गया। हालांकि कुछ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था जम्मू बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो है ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो जो रेलवे स्टेशन के इलाके हैं वहां पे खुले हुए हैं। ये एक शोरूम है जो वेस्ट गांधीनगर इलाके, जो पौष इलाका है, वहां पे अभी ये बंद है। तो आज क्या खुलेगा? ये बंद रहेगा आज बंद रहेगा। क्या कब तक ये खुलता है अमूमन? अमूमन 10 बजे के बाद खुलता है जी। अच्छा, तो आज बंद रहेगा? आज अभी बंद है। अच्छा, हाँ। तो क्यों बंद रखा आपको पता है? बोलते कोई टैक्स वगैरह जो ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, स्ट्राइक है। बिल्कुल बिल्कुल राजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजन आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर कोई बड़ी रैली, किसी प्रदर्शन की भी बात की जा रही है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अपना लगातार देख रहे हैं हम कि विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं? देखिए हिना, सिक्योरिटी को लेकर जितने भी यहाँ पे बाजार हैं वहाँ पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि अगर कोई जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करता है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। और 11 बजे हमारी बात हुई है, चैम्बर के जो प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 11 बजे हम चैम्बर ऑफिस के बाहर ही एक सिंबॉलिक जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके बाद वहीं से वो जहां भी जाना है वहां से जाएंगे। लेकिन वो सब इकट्ठे होने का आह्वान किया गया है, चैम्बर के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी वहां इकट्ठे होने का आह्वान किया गया है। लेकिन अभी जिस तरह से दुकानें जो हैं अभी बंद हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो दुकानदार हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल है तो अपना समर्थन देना जो है लाजमी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको भी जो है, क्योंकि चैम्बर को चुना इन्हीं शॉपकीपर ने चुना है। लेकिन ऐसे में जो अगर हम खुल के बात करेंगे कि कई दुकानदारों से बात करते हैं खुल के हमसे, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज्यादा नहीं है अभी, हालांकि जम्मू बंद से उनको नुकसान ही हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाजमी इसलिए भी बन जाता है जम्मू बंद, क्योंकि इससे हम कम से कम अपनी आवाज जो चाहे वो कुछ ही दुकानदार हो, लेकिन उनकी आवाज पहुंचाना, प्रशासन तक, एलजी तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने ये जम्मू बंद का कॉल दिया है। जो लोग इसके समर्थन में है वो बंद रखेंगे और जो नहीं समर्थन में है वो खोल भी सकते हैं। चैम्बर का ये कहना है कि पीसफुली जो है हमने जम्मू बंद का एक आह्वान किया है, एक सिंबॉलिक बंद है। अगर हमें समर्थन मिलता है आज तो हम इसको आगे भी ले जाएंगे, इसको हम इंटेंसिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जहां पर हमने जितने भी बाजारों में गए हैं अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बंद की जो कॉल है उससे उनका जो धंधा है, बिजनेस है, वो बंद नहीं होना चाहिए। और लेकिन मैराडोर चल रही है, ये बहुत ही सुखद बात है, क्योंकि पेपर्स भी हैं स्कूलों में, कई बच्चों के कई स्कूल भी जो है वो खुले हुए हैं जहां पे आज पेपर है बच्चों का, और उसके लिए जो ये ट्रांसपोर्ट है वो भी मुहैया है। तो ज्यादा जो परेशानी जो
वो यहाँ पे लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ दुकानदार जो है वो समर्थन देते हुए चैम्बर को दिखाई देते हैं। दुकानें जहां भी हैं वहां बंद है। इक्का दुकान कहीं मोहल्ले में, कहीं जो खाने पीने की दुकानें हैं, सब्जी की, फल फ्रूट की, वो लाजमी सी बात है सुबह खुलती हैं। 12 बजे के बाद ये चैम्बर का कहना है कि ये सब दुकानें बंद होंगी। उनको जो पूरा जो सपोर्ट है वो दुकानदारों का मिल चुका है। दुकानदार लगातार उनको फोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और ये जम्मू बंद जो है वो सक्सेसफुल होगा। जी हिना। बिल्कुल राजन, हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार ये खबर भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दुकानदार हैं, व्यापारी मंडल है, उनकी अपनी एक बात है जो वो यहाँ पर रखना चाहते हैं और उसके लिए वो जो भी तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जिस बात को लेकर यहाँ पर ये पूरा बंद बनाया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि उसके लिए अभियान चलाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको बोलेंगे, वो बताया गया, समझाया गया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, या जिस तरह के तमाम तर चीजें सामने आई, कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस बात को टेक्निकली अब आम लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि कम से कम तस्वीर जो है वो क्लियर हो सके कि आखिर ये तमाम तर चीजें हैं क्या। अभियान चलाने की, बेदारी मुहिम चलाने की, अवेयरनेस चलाने की जरूरत है अब और ज्यादा। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यही सवाल दोहराना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि अब इस बात को और शिद्दत से समझाने की जरूरत है कि ये जो तमाम तर टैक्स लगाए जा रहे हैं ये जनता की भलाई के लिए है, इसके लिए ज्यादा अभियान शुरू करना होगा? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से चैम्बर की भी नाराजगी सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने सबसे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सरकार ने उनके साथ बातचीत नहीं की, ना ही चैम्बर से, ना ही बार एसोसिएशन से, और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आम जनता के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, उनसे बात नहीं की। और साथ उनको कहना था कि अगर यही टैक्स बिल्कुल रजत, और इस अहम खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे 11 बजे। जिस तरह से आप दोनों साथी हमारे बता रहे हैं कि प्रदर्शन, प्रोटेस्ट भी होने वाला है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। रजत वोरा, आपका भी, और राजन वैद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेहद अहम खबर पर तफसीलात देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेकिंग एट 10 में आज की बेहद अहम खबर हेल्थ से जुड़ी हुई। देश में कोरोना की तरह फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा, और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक अब तक 2 मरीजों की इसमें मौत हो चुकी है। आज नीति आयोग की अहम बैठक होना है। H3N2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद इन्फ्लुएंजा पर गाइडलाइंस, साथ ही साथ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। तो बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। गाइडलाइंस और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे क्योंकि कोरोना की तरह फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से इस बात को लेकर चर्चा की गई थी। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी फराह खान का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, लगातार हम देख रहे हैं H3N2 को लेकर अब अहम बैठकों का दौर जारी है। सरकार की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। नीति आयोग की अहम बैठक होना है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल है ना कि जिस तरीके से 2 मौत की पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल की है, एक कर्नाटक में हुई है और एक जो है हरियाणा में हुई है, तो उसके बाद जो है आज एक अहम बैठक होनी है। अहम बैठक जो है ये दोपहर में होगी और उसके बाद जो है राज्य को निर्देश दिए जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कोरोना के बाद ये भी जो इन्फ्लुएंजा है बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो रहे हैं और 15-15 दिन तक जो है लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए पहले भी IMA ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि बिना डॉक्टर से पूछे कोई एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, मास्क पहने,
और लोगों से बचें, जैसे हम कोविड में प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे वैसे ही करें, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर H3N2 की बात की जाए तो 90 केसेस हैं और H1N1 की बात की जाए तो 8 मामले सामने हैं और जो 2 मौतें हुई हैं ये H3N2 की वजह से हुई हैं और अब ये भी वायरस जो है ये पनपता जा रहा है। तो कोरोना जैसे हालात ना हो, राज्य पहले से जो है वो अलर्ट हो जाएं और उनको क्या सपोर्ट की जरूरत हो, इन सारी चीजों पर बात होगी। क्या गाइडलाइन निकल कर आएगी, क्या कोरोना की तरह जो है वो उसी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ये सारी चीजों पर डिस्कशन हो। देखिए, कल जैसे ही मौत की पुष्टि हुई तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है समीक्षा बैठक की और लोगों से कहा कि वो पैनिक ना हो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अलर्ट पर रहे। वहीं अगर देखा जाए तो शुरू से ICMR भी जो है वो अलर्ट कर रहा है और अब ICMR ने ये भी बताया है कि मार्च तक इन मामलों में जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। तो अब नीति आयोग की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से राज्यों को जो है वो प्रोटोकॉल के लिए, गाइडलाइंस के लिए क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। क्योंकि है ना, आपको बता दूं ये जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में अभी सिर्फ 2 प्रकार की पुष्टि हुई है। तो कहीं तीसरा जो है ज्यादा ना फैले उसको लेकर जो है वो अभी से जो है अलर्ट पर रखा गया है और इसका एक फ्लू टेस्ट होता है जिसकी जानकारी अभी तक लोगों को नहीं थी। तो अब फ्लू टेस्ट किस तरीके से होना है, कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनका जो फ्लू है वो एक नॉर्मल वायरल से डिफरेंट है या वो जो है वो H3N2 से जो है जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की मीटिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही अहम है। बिल्कुल फराह, काफ़ी डिटेल में आपने बात बताई है। फराह, हम आपसे जानना चाहेंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ जो कि लगातार आपकी बातचीत होती रही है और जब बदलता मौसम होता है हम सभी देखते हैं कि इस तरह की मौसमी बीमारियां आती हैं, लेकिन इस बार इन बीमारियां को लेकर खास सतर्कता देखी जा रही है। क्या इसके मोटे तौर पर सिम्टम्स हैं वो सामने आ रहे हैं? टेस्ट के बारे में तो आपने बता दिया कि खास टेस्ट होता है। एक और चीज जो लगातार हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि अपने तौर पे दवाइयां बिल्कुल ना लें। अगर आपको कुछ भी शक लगता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बाद आप यहां पर क्या कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसलिए ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, देखिए से ही मौसम जब है बदलता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि लोगों को खांसी, जुकाम, नजला, इन सारी चीजों की दिक्कतें होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लोगों को 3 से 4 दिन तक ये ज्यादा हुआ तो लोगों ने क्या किया कि खुद से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स को भी जो है ये साफ तौर पर IMA ने कहा कि लोगों को मना करें कि वो एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स में ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो खत्म कर देते हो। जब एंटीबायोटिक्स की जब जरूरत होती है तब वो काम नहीं करते। तो वायरस और बैक्टीरिया का एक डिफरेंस समझने की जरूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग तब किया जाता है जब बैक्टीरिया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जब इन वायरसेस से जूझते हैं तो पैरासिटामोल का सेवन करना चाहिए। तो इसीलिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से इलाज ना करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो आपकी तबीयत खराब और हो सकती है और जब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होगा या कुछ होगा तो जब आपको उसकी जरूरत होगी तो उसका रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। इसलिए बार बार IMA की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। इस बार ये देखा गया कि वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि H3N2 को और एक नॉर्मल वायरल को कैसे समझना है। जब अगर आपको H3N2 होगा तो आपको बॉडी में जो है वो बहुत सीवियर पेन होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, बैक में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा और आपको बहुत तेज फीवर आएगा और आपको खांसी, नजला होगा और ये कंसिस्टेंट रहेगा। आपको जो फीवर आ रहा है वो लगातार आता रहेगा। 3 से 4 दिन तक अगर आपका फीवर नहीं जाएगा तो फिर आपको जरूरत है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है वो फ्लू टेस्ट कराएं, जिसके बारे में बता रही थी, और मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब आपको एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो 2-3 दिन में ठीक होने लगता है। आप पैरासिटामोल लेते हैं तो उसमें भी असर करने लगता है। जब आपको इस तरीके के कोई H3N2 जैसे होते हैं तो इसमें अक्सर जो है वो टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें, और जब आपको लगे कि आपकी खांसी, जुकाम, ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें और बिना डॉक्टर के कोई भी इलाज ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार क्या होता है, खुद से इलाज करने से चीजें जो है वो खराब हो जाती है। जी है ना।
जी फराह, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात समझाई है कि सिम्टम्स को हम किस तरह से समझेंगे और मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय होती है वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फराह आपका यहाँ तमाम तर जानकारी के लिए। आप खुद भी अब तक वहां पर बहुत ख्याल। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी हमारे साथी फराह खान जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर तफसीलात दे रही थी। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे और ब्रेकिंग 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें। हज यात्रा 2023 से खबर है, जहां हज यात्रा की एप्लीकेशन की आखिरी जो डेट है, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म 20 मार्च शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। ये अनिवार्य है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का जारी किया गया हो। तो हज यात्रा के ताल्लुक से अहम खबर, हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे दो साथी, दिल्ली से हैं हमारे साथ खुर्रम शहजाद और शबीर मीर श्रीनगर से मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे इस बेहद अहम खबर पर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी जो हज एप्लीकेशन आपकी जमा करने की जो तारीख थी वो तारीख 10 मार्च थी, उसको 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया है कि शाम 5 बजे तक आप 20 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन वो जमा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर ओवरऑल देखें, अभी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हमें जानकारी मिली है, उनके पास 2 लाख एप्लीकेशंस आई है। आपको मालूम है कि जो कोटा है हमारा हज का जो सऊदी अरब से हमें अलॉट हुआ है वो 1,75,000 है, जिसमें 1,40,000 जो हाजी हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो हज कमेटी के जरिए से जाएंगे और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से जाएंगे। तो 80% और 20% का ये कोटा जो है बांटा गया है। लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल तो 1,65,000 जो एप्लीकेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास। हालांकि उनके पास जो हज एप्लीकेशंस आई हैं वो टोटल कुल मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा हज एप्लीकेशंस आई हैं। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, क्योंकि हज करीब है, 21 मई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट्स भी शुरू होनी है, तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार अगर देखें तो जो पिछली बार हज एम्बार्गेशन पॉइंट से जहां से फ्लाइट्स जाती थी उनकी तादाद 10 होती, लेकिन इस बार नई हज पॉलिसी आई है। उस हज पॉलिसी में 25 एम्बार्गेशन पॉइंट हैं और उसमें दिल्ली, श्रीनगर, जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो भोपाल है, मुंबई है, तमाम जो शहर हैं उनको शामिल कर लिया गया है। जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, ये तमाम शहर जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इस बार तमाम आजमीन जो है वो जाने वाले हैं। अगर देखें तो हज के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो 3 फरवरी 2024 से तक कम से कम वैलिड हो, क्योंकि इतना अरसा लग जाएगा, इतना वक्त लग जाएगा। उनका जो इंटरनेशनल पासपोर्ट है वो वहां तक वैलिड होगा, तभी वो एप्लीकेशन जो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी हज पर जाना चाहता है उसकी उम्र 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन का टीका चाहिए, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक, यानी जो ग्रुप का जो लीडर होता है, एक ग्रुप में 4 लोग होते हैं। अगर आज आप लोग हज पर जाना चाहते हैं तो एक ग्रुप में 4 लोगों को रखा जाता है, तो 4 लोगों में जो हेड होगा उसका कैंसिल चेक भी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। इस बार मालूम है हज कमेटी ऑफ इंडिया और वजारत अक़लियती उमूर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश की गई है कि हज जो हो वो थोड़ा सस्ता हो, इसलिए कई चीजें हटा दी गई हैं। यानी सूटकेस आपको अब हज कमेटी से नहीं दिया जाएगा, आपको खुद लेकर जाना है। स्टैंडर्ड खुद जो है वो लेना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी करेंसी होती है, जो पहले वहां पर 2100 रियाल सऊदी अरब जाने पर आपको मिलते थे, उसका पैसा तकरीबन 40-42 हजार रुपए जो यहाँ पर जमा हो जाता था, उसका भी इंतजाम आपको खुद से करके जाना है। अगर आप वहां पर कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो फिर ये तमाम इंतजाम आपको करने होंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यही है कि 20 मार्च 5 बजे तक आप हज एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। दिल्ली में 3000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। कुछ हज एप्लीकेशंस कम जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जो तमाम इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों में जो है हज एप्लीकेशन। बिल्कुल खुर्रम, आपसे ये अहम जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में इसको लेकर क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ से 13,000 एप्लीकेशंस आई हैं। मतलब ये कि ये लोग हज पे जा सकते हैं और कोटा का अभी पता नहीं। जैसा खुरम कह रहे थे कि 1,75,000 आज़मीन हज के लिए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कोटा 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हालांकि इससे कम ही होगा। हालांकि सरकारी तौर पे तो ये कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा आज़मीन जाएंगे, उनमें से 20% आप निकाल लीजिए जो कोटा है, लेकिन जो जानकार मानते हैं कि ये 10,000 नहीं हो सकता, 6 से 8,000 होगा, जिनमें से 20% कटेगा। मतलब ये कि 13,000 लोग आज़मीन पहले से फॉर्म भर चुके हैं। अब डेट बढ़ गई है। खुशी उन लोगों के लिए कि जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म भर पाएंगे। अब ये किस्मत की बात है कि किसको बुलावा मिलता है, वो भी इसके हकदार बन सकते हैं। यहाँ पे मसला पासपोर्ट का रहता था, पासपोर्ट में देर लगती थी, इस वजह से कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते थे। अब की बार हाल ही में एक दिन कबल यहाँ पे एक खुसूसी ड्राइव की गई जिसमें 729 अफराद को जो हज के आज़मीन हैं, जो हज पे जाना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट दिए गए, यानी उनको जानकारी दिए गए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अभी तक नहीं कर पाए। इनफरादी तौर पे लोगों के लिए अच्छी खबर, लेकिन कुल मिला के ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 13,000 जो अफराद हैं वो हज कमेटी के ज़रिए पहले ही अप्लाई कर चुके, पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। तो कोटा 8,000 तक मिल सकता है जो कोटा आएगा, क्योंकि 1,75,000 है, 75,000 का कुल कोटा है जो आज़मीन यहाँ से जा सकते हैं। जी शबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी तरह की दिक्कतों का कुछ सामना है, कुछ मुश्किल सामने आई है अभी तक के लिए, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? फिर हम खुर्रम का भी रुख करेंगे। देखिए, यहाँ पे आम तौर पे पासपोर्ट का ही मसला रहता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। यहाँ पे सीआईडी वेरिफिकेशंस में, बाकी चीज़ों में बहुत वक्त लगता था। अब की बार एक बड़ी पहल की गई है जो हाल ही में हुई, वो ये कि आज़मीन के लिए जल्द से जल्द पासपोर्ट दिए जाएं, क्योंकि पासपोर्ट अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आपको भरना है, डिटेल्स उसकी भरनी है, तो वो एक बड़ा प्रोसेस हुआ जिससे बड़ी राहत मिली। जिक्र कर रहे थे कि हज जो हज कमेटी के जरिए होगा वो थोड़ा सस्ता होगा, ये जरूर कहा गया है कि सस्ता होगा, लेकिन जो 40,000 रुपए जोड़े जा रहे थे, जो पहले ज़र मुबादला था, जो फॉरेन एक्सचेंज था, हज कमेटी को देना पड़ता था, वो अब लोगों को खुद भरना पड़ेगा। तो वो 40,000 में कोई फर्क नहीं आएगा, वो अब खुद लोगों को वो अपने साथ रखेंगे अपने खर्चे के लिए, हज कमेटी को नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क, और कई खवातीन भी जा सकती हैं, हालांकि 2 साल से बगैर महरम के हज कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि खवातीन बगैर महरम के हज पे चली जाए। जी बिल्कुल। खुर्रम, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक किसी तरह की परेशानी या दिक्कतों का कुछ सामना है? क्योंकि डेट बढ़ाई गई है, जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, 2 अहम बातें हैं। एक अहम बात यह है कि जो लोग भी हज पर जाना चाहते हैं वो इस बार 2 तरजीहात रख सकते हैं। जिस एम्बार्गेशन पॉइंट से जहां से वो फ्लाइट लेना चाहते हैं, उसमें वो 2 तरजीहात रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई अगर दिल्ली में रहता है और वो बिहार से अप्लाई करता है तो वहां के बजाय वो दिल्ली से भी जा सकता है, अपनी तरजीह दिल्ली को भी रख सकता है। इसी तरह से जो महरम हैं, बगैर महरम के जो खवातीन जाना चाहती हैं, अगर वो अकेले भी जाना चाहती हैं तो वो हज फॉर्म भर सकती हैं। पहले तो जो 45 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, वो हज पर जाती थी तो फिर उनको 4 का एक ग्रुप जरूर बनाना पड़ता था, लेकिन इस बार इस चीज से इन खवातीन को एग्जाम कर दिया गया है, इनको मुस्तस्ना कर दिया गया है कि वो अगर अकेली भी जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो इसी के साथ साथ एक चीज और भी है, जो 70+ की जो कैटेगरी है कि 70+ जिनकी उम्र है, जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है, उनको भी रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक जो दिल्ली की बात करें तो हज एप्लीकेशंस आई हैं, वो 174 के आसपास हज एप्लीकेशन 70+ लोगों की आई हैं, और 42 जो खवातीन हैं उनकी तरफ से जो बगैर महरम के हज पर जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। तो दोनों कैटेगरी में बहुत ज्यादा अभी एप्लीकेशंस नहीं आई हैं, तो
तो अगर जो लोग जाना चाहते हैं उनका जो है हज का अगर सपना है, वो वहां पर जाकर हज का फरीजा अंजाम देना चाहते हैं, तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात की जो पूरी गारंटी है कि वो हज का फरीजा जो है अदा कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपना जो परवाज कहां से लेनी है, कहां से फ्लाइट लेनी है, उसकी भी तरजीह रख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक हज के सस्ता होने की बात है तो उतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 40 बिल्कुल खुर्रम, तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपका, और शबीर मीर आप दोनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर जानकारी देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो 10 मिनट में 50 खबरें।